Hello everyone, welcome to my channel Biology with मानवी बायोवर्स, जहां हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और जिसका अपन ने कुछ पार्ट था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। एलिमेंट्री कैनाल एंड जितनी भी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी उनको अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन फूड का डाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट अपन देखते हैं कि भोजन का पाचन। भोजन का पाचन यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा ही होता है, जिसमें अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो ओरल कैविटी है यानी कि जो मुख गुहा है उसके अंदर कैसे मतलब भोजन का पाचन होता है। तो चलिए अपन देखते हैं भोजन का चवर्ण एंड निकलने की प्रक्रिया उसके थ्रू। साथ ही साथ अब अपन देखते हैं बोलस का फॉर्मेशन। बोलस क्या होता है? दांत एवं जो लार की मदद से भोजन को चबाते हुए मिक्स करते हैं, उसके बाद उसमें जो श्लेष्मा है वो भोजन कणों को चिपकाकर एक बोलस का फॉर्मेशन करता है। अब अपन देखते हैं कि भोजन की गति किस तरीके से, जो बोलस है जो मुख गुहा में बना है वो ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से आगे ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गतियों द्वारा भोजन का आगे बढ़ता है। अब अपन देखते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भोजन के आमाशय में प्रवेश को रोकता है। अब अपन देखते हैं कि लार के जो मुख्य घटक होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, देखेंगे। वैद्युत अपघटक यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड HCO3। एंड एंजाइम्स की अगर अपन बात करेंगे तो देखेंगे लार एमाइलेज यानी कि टाइलिन एंड लाइसोजाइम एंजाइम लार में प्रेजेंट रहता है। अब अपन देखते हैं मुख गुहा में पाचन। एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन जो जिनकी जो पीएच होती है वो 6.8 होती है, एंड लगभग 30% स्टार्च का द्विशर्करा माल्टोज में जल अपघटन लाइसोजाइम जो जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं आमाशय में पाचन। जठर ग्रंथियों की प्रमुख 3 सेल्स होती है वो आमाशय में पाए जाते हैं, देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं म्यूकस सेल्स, श्लेष्मा का स्राव करती है। साथ ही साथ जो पेप्टिक सेल्स या फिर जो मुख्य सेल्स है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है। एंड द्वितीय या फिर ऑक्जेंटिक सेल या फिर अपन यूं कहेंगे पैराइटल सेल, ये HCl तथा नेज कारक का स्राव करती है जो विटामिन B12 के अवशोषण हेतु आवश्यक होता है। नेक्स्ट में देखते हैं काइम। काइम का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए। आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन से बना भोजन और अम्लीय जठर रस का मिश्रण होता है, उसे अपन काइम कहते हैं। अब अपन देखते हैं अम्लीय माध्यम। HCl पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच जिसका होता है 1.8 तैयार करता है। रेनिन क्या होता है? नवजातों के जठर रस में उपस्थित जो दूध के प्रोटीन को पचाता है। साथ ही साथ अपन देखेंगे लाइपेज क्या होता है? कम मात्रा में जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं छोटी आंत में पाचन। देखेंगे पित्त, अग्नाशय रस और आंतर्य रस का स्राव होता है। साथ ही साथ अग्नाशय रस के निष्क्रिय एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए पित्त या फिर यूं कहें कि बाइल, इसके घटक कौन कौन से हैं? इसमें अपन देखेंगे पित्त वर्णक पाए जाते हैं, बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन। साथ ही साथ पित्त लवण एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं। इसका कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण और लाइपेज को सक्रिय करना। अब अपन देखते हैं आंतरीय रस या फिर सक्कस एंटेरिकस, देखेंगे। इसकी संरचना में अपन देखेंगे गॉबलेट सेल्स के श्लेष्मा प्लस ब्रुश बॉर्डर सेल्स के स्राव का मिश्रण। अब अपन देखेंगे एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसमें, डाइसेकेराइड्स, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज आदि। श्लेष्मा एवं बाइकार्बोनेट मिलकर आंत्र म्यूकोसा को अम्ल से बचाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आंत्र रस एंजाइमों की सक्रियता के लिए क्षारीय माध्यम आवश्यक होता है, एंड इसका जो पीएच होता है वो 7.8। नेक्स्ट देखते हैं अपन सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि इसमें मदद करती है। आंत में पहुंचने वाले काइम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। देखेंगे अपन कि जो प्रोटीन है पेप्टोन्स एंड ये प्रोपिटोज है उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो इसे डाइपेप्टाइड में बदलते हैं। देखेंगे काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशय एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में जल अपघटित होते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं अच्छे से कि जो पॉलीसेकेराइड है यानी कि जो स्टार्च है वो एमाइलेज के थ्रू डाइसेकेराइड में बदलता है। अब अपन देखते हैं वसा पित्त की मदद से लाइपेजेज द्वारा क्रम से डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में टूटते हैं। देखेंगे ये वसा है,
जो लाइपेज के उपस्थिति से डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में बदलता है। वहीं अपन देखेंगे अग्नाशयी रस के न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लिक अम्ल है, एंजाइम इसमें रहेगा न्यूक्लियेज जो पहले न्यूक्लियोटाइड में टूटेगा एंड बाद में न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आंत्र रस के एंजाइम उपरोक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। देखेंगे यहाँ पे अपन ये देखिए जो डाइपेप्टाइड है वो डाइपेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो अम्लों में बदल जाता है एंड माल्टोज है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। वहीं जो लैक्टोज है वो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस से ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में टूटता है। एंड सुक्रोज की अगर अपन बात करें तो सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में वह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटता है। यहाँ पे अपन बात करें देखेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में बदलता है एंड वही न्यूक्लियोसाइडेज की एंजाइम प्रेजेंस में शर्करा एंड शार्को में टूटता है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि डाई व मोनोग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में वशीय अम्ल व ग्लिसरॉल में टूटते हैं। यहाँ पे अब अपन बात करेंगे पाचन एवं अवशोषण। देखिए आंत्र में पाचन देखेंगे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आंत्र के ग्रहणी भाग में पाचन क्रिया होती है तथा जो निर्मित सरल पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत्र के जेजुनम और इलियम भाग में होता है। अब अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत्र में पाचन की क्रिया नहीं होती है, साथ ही साथ इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल, खनिज एवं कुछ औषधियों का अवशोषण करना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि श्लेष्मा का स्राव होता है जो अपशिष्ट कणों के स्नेहन के लिए आवश्यक होता है। अब अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन जिसमें अपन देखेंगे जठरांत्रीय पथ। देखिए इसकी क्रियाएं तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के नियंत्रण में होती है। वहीं भोजन की गंध, दृश्य या उपस्थिति से लार ग्रंथियां, जठर और आंतरिक स्राव उद्दीप्त होते हैं। आंत्र और जठर म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं कैलोरिक वैल्यूज। कैलोरी या जूल जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन कैलोरी कहते हैं। वहीं अपन अगर किलो कैलोरी की बात करें तो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे अपन किलो कैलोरी या फिर किलो जूल कहते हैं। अब अपन देखते हैं ऊष्मीय एवं कार्यीय मान। देखेंगे अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो देखिए इसका जो स्थूल ऊष्मीय मान है वो होगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड अगर इसकी कार्यीय मान की बात करेंगे तो देखेंगे अपन 4.0 किलो कैलोरी ग्राम। वहीं अगर अपन प्रोटीन की बात करें तो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम होगा एंड कार्यीय मान की इसकी बात करेंगे तो 4 किलो कैलोरी ग्राम होगा एंड वसा की अगर अपन बात करें तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है एंड वहीं इसके कार्यीय मान की अगर अपन बात करें तो 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम रहेगा। अब अपन देखते हैं पाचित उत्पादों का अवशोषण। वह प्रक्रिया जिसमें पाचन के उत्पाद आंतरिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं, यह प्रक्रिया निष्क्रिय, सक्रिय तथा सुसाध्य परिवहन द्वारा होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि बहुत ये जो अंग है वहाँ पे कौन कौन से जो पदार्थ है उनका वहाँ पे अवशोषण होता है। देखेंगे मुख्य में जो औषधियां है, साथ ही साथ जो ये जो जितनी भी जो अपन टेबलेट्स लेते हैं इन सब का अवशोषण जो मुख व जीवा की म्यूकोसा के संपर्क में आती है तो वहाँ पे अवशोषण होता है। एंड आमाशय में देखेंगे अपन जल, सरल शर्करा और एल्कोहल का अवशोषण होता है। वहीं अपन बात करें छोटी आंत की तो देखेंगे पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है जहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड्स का अवशोषण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बड़ी आंत जिसमें देखेंगे अपन जल, कुछ खनिज और औषधियां जिनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब अपन देखते हैं अवशोषण की क्रिया विधियां। सरल विसरण
थोड़ी मात्रा में पदार्थ साधारण प्रवणता के अनुसार रक्त में पहुंचते हैं। वहीं सुषाद्य विषण की बात करें तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे पदार्थ वाहक प्रोटीन के माध्यम से अवशोषित होते हैं। अब अपन देखते हैं सक्रिय परिवहन। यह साधारण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, साथ ही साथ जो सोडियम आयंस होते हैं उनका सक्रिय परिवहन होता है। जल का परिवहन पराशरणी सांद्रता पर निर्भर करता है। वसा एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण देखेंगे अपन। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल जल में अविलेय होने के कारण सीधे ही रक्त में अवशोषित नहीं होते हैं। ये सर्वप्रथम विलयक सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में जाते हैं, जिन्हें अपन मिशेल कहते हैं। देखेंगे अपन। अब अपन देखते हैं काइलोमाइक्रोन्स। म्यूकोसा में ये प्रोटीन से आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिकाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें अपन काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। अब अपन देखते हैं लैक्टियल्स। यह वसा अंततः शुद्धांत्र के अंकुरों की लसिका वाहिनियों में प्रवेश करती है, जहां से इसे रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखेंगे स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। देखिए अवशोषित पदार्थों का उत्कों में पहुंचना और विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग में लाया जाना। अब हम देखिए इजेशन या फिर मल त्याग। अपचित अपशिष्ट मलाशय में एकत्रित होकर एनएस द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है एंड यह एक ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पाचन तंत्र के विकार यानी कि देखते हैं अपन इन्फ्लामेशन। आंत्रनलिका का शोथ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जो पैरासाइट्स है यानी कि जो फीताकृमि है, गोलकृमि है, हुक वर्म है एंड पिन वर्म है के संक्रमण से होता है। नेक्स्ट विकार अगर अपन बात करेंगे देखेंगे पीलिया या फिर जॉन्डिस। इसमें यकृत प्रभावित होता है। पित्त वर्णकों के जमा होने से त्वचा और आंखें पीली दिखाई देती है। वहीं अपन बात करें वॉमिटिंग देखेंगे। आमाशय में संग्रहित पदार्थों का मुख से बाहर निकलना यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है जो मेडुला के वमन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। ये यहाँ पे होगा मेडुला। ठीक है, मेडुला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये देखिए इस तरीके से। ये चलिए डायरिया आंत्र की असामान्य गति के कारण मल का अत्यधिक पतला होना। वहीं अपन देखिए कॉन्स्टिपेशन, जो मल होता है वो कोलन में रुक जाता है एंड जो आंत्र की गतिशीलता होती है वो अनियमित हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन इनडाइजेशन, भोजन का पूरी तरह न पचना एंजाइमों के स्राव में कमी एवं खाद्य विषाक्तता के कारण होता है। साथ ही साथ अगर अपन ने मसालेदार जो भोजन लिया है उसकी वजह से भी अपने इनडाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखेंगे प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। देखेंगे भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा से होने वाला विकार है एंड इसकी जो प्रभावी क्षेत्र है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट अपन देखते हैं मरास्मस डिजीज। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ कमी हो जाती है, साथ ही साथ यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखने को मिलता है। लक्षण इसके रहेंगे देखेंगे शरीर कमजोर होना, त्वचा शुष्क पतली तथा झुर्रीदार होना, शारीरिक भार का अत्यधिक घट जाना, साथ ही साथ मस्तिष्क की वृद्धि, विकास और मानसिक क्षमता का मंद होना। अब अपन देखते हैं क्वाशिओरकोर। केवल प्रोटीन की कमी से होता है एवं 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में होता है। यह मरास्मस के विपरीत इसमें शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है और त्वचा के नीचे फैट यानी कि वसा का जमाव हो जाता है। क्वाशिओरकोर मरास्मस में डिफरेंस क्या हुआ कि जो मरास्मस है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों के मान में कमी से होती है एंड साथ ही साथ वो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखने को मिलती है। एंड वही क्वाशिओरकोर की अगर अपन बात करें तो ये केवल प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है एंड यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में देखने को मिलती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आज अपन ने जो भोजन का डाइजेशन है उसके बारे में अपन ने पढ़ा, साथ ही साथ उसका जो एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में अपन ने देखा है एंड जो भोजन में होने वाली जितनी भी जो कमी है उसके थ्रू होने वाली जो अपने जितने भी रोग हैं यानी जो विकार है उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। आई होप आपको ये सारा जो जितना भी मैटर अपन ने पढ़ा है आज की क्लास में वो आपको समझ में आया होगा एंड कंटिन्यू आप रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं। मैं कमेंट्स में आपके जितने भी जो डाउट्स हैं उनको
जवाब दूंगी। एंड साथ ही साथ जितने भी इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। वहां से आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।